आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। आपका स्वागत है मंटू टक में। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग उत्पाद सिपाही का जो पेपर 2 का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें 36 भाग 2 में हम लोग काव्यखंड से टोटल जो है 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं गद्यखंड। गद्यखंड में टोटल 8 चैप्टर है। इसमें कुल एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेताजी का चश्मा। अगर आप देखना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। उनकी एमसीक्यू, कहानी का एमसीक्यू भी हम लोग पूरे डिटेल्स में करवा चुके हैं, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग आज करने वाले हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी की कहानी टॉप 20 एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। चलिए बताइए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा 1899 में हुआ था इनका जन्म। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन का सी इज राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म किस ग्राम में हुआ था। चलिए बोलिए। बेनीपुर में, बसंतपुर में, कंचनपुर में, रामचंद्रपुर में, कौन सा ग्राम में हुआ था इनका जन्म बेसिकली। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बेनीपुर में। कहाँ पर हुआ था? बेनीपुर में, यानी ए नंबर इज राइट आंसर। हाँ, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बेनीपुर राज्यों के किस जिले में है। चलिए बताइए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, बी नंबर बिहार राज्यों के मुजफ्फर जिले में, सी नंबर बिहार राज्यों के गाजियाबाद में, डी नंबर उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर। 3 का बी इज राइट आंसर, यानी बिहार राज्यों के मुजफ्फर जिले में इज राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी शिक्षा किस कक्षा तक हुई थी, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी की शिक्षा किस कक्षा तक हुई थी। चलिए बताइए। सबसे पहले 10वीं कक्षा तक, स्नातक कक्षा तक, दोनों ही लिखा गया है ना। डी नंबर इंटरमीडिएट तक। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 10वीं कक्षा तक पढ़े थे, है ना, 10वीं कक्षा तक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का देहांत किस ईस्वी में हुआ था। चलिए बोलिए। रामवृक्ष बेनीपुरी का देहांत किस ईस्वी में हुआ था। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1968, यानी 1968, सी नंबर। 5 का सी इज राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि रामवृक्ष बेनीपुर ने किस पत्र और पत्रिका का संपादन किया था। चलिए बोलिए। सबसे पहले ए नंबर तरुण भारत, बी नंबर जनवाणी, सी नंबर नई धारा, डी नंबर इन सभी का। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इन सभी का, यानी डी नंबर इज राइट आंसर। तरुण भारत, जनवाणी और नई धारा तीनों सही है, मतलब इन सभी का। 6 का डी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने इनमें से किसी का संपादन नहीं किया था। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इनमें से किसी का संपादन नहीं किया था। जनसंता, जनवाणी, किसान मित्र, योगी। चलिए बोलिए। इनका कौन सा होगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, क्या होगा, जनसत्ता, जनसंख्या का संपादन नहीं किया था, है ना, यानी ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इनमें से किस पत्र और पत्रिका का संपादन किया था। चलिए बोलिए। किसका किया? ए नंबर प्रदीप, बी नंबर आयाव्रत, सी नंबर युवक, डी नंबर धर्मयुग। चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका युवक इज राइट आंसर, यानी 8 का सी इज राइट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्या बोला गया कि बेनीपुर की संपूर्ण रचना कितने खंडों में प्रकाशित है। चलिए बोलिए। 9 नंबर क्वेश्चन 7, 8, 6, 5 क्या होगा। चलिए बताइए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर इज राइट आंसर, यानी 8, यानी कितने खंडों में प्रकाशित है? 8 खंडों में प्रकाशित है, टोटल 8 खंडों में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या बोला गया है कि बेनीपुरी जी ने साहित्य की किस विधा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। चलिए बोलिए। पहला है आपका ए नंबर
क्या बताया गया है? कहानी। बी नंबर उपन्यास, सी नंबर संग स्मरण, डी नंबर इन सभी विधाओं में। इनका जो सही आंसर होगा डी नंबर इज राइट आंसर, इन सभी विधाओं में, है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि पैरों में पंख बांधकर किस साहित्यकार विधा की रचना है? विधा की रचना, विधा यहाँ क्या होगा? आकार हो जाएगा, है ना। विधा की रचना, चलिए बोलिए। उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा, यात्रा वृत्तांत, संग स्मरण। इनका जो सही आंसर होगा यानी 11 का बी इज राइट आंसर, यानी बी नंबर होगा, रेखाचित्र इज राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इनका जो आंसर होगा यात्रा वृत्तांत होगा, है ना। ड्यू टू सिली मिस्टेक्स हो जाता है, यानी 11 का सी इज राइट आंसर। सी लगा देना, सॉरी सी लगाना, है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में क्या है कि माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? चलिए बोलिए, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? चलिए बोलिए। पहला है आपका रेखाचित्र, दूसरा उपन्यास, सी नंबर कहानी, डी नंबर संग स्मरण। चलिए बोलिए, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रेखाचित्र, इसमें होगा रेखाचित्र इज राइट आंसर। चलिए यानी 12 का ए इज राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। बेनीपुर जी की रचना में किस प्रकार के भाव की व्यंजना हुई है? चलिए बोलिए। पहला है आपका स्वाधीनता की नई चेतना, बी नंबर मनुष्यों की चिंता, सी नंबर इतिहास की योग अनुरूप व्याख्या, डी नंबर इन सभी भावों की। चलिए बोलिए, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा इन सभी भावों की इज अ राइट आंसर, यानी 13 का डी इज अ राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। बेनीपुरी की विशिष्ट शैली, बेनीपुरी की विशिष्ट शैली के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए बोलिए, क्या कहा जाता है? यानी कलम का जादूगर। क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। ये सिंपल है, कलम का जादूगर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्या दिया कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है? चलिए बोलिए, किस प्रकार की रचना है? पहले आपका संग स्मरण, बी नंबर रेखाचित्र, सी नंबर कहानी, डी नंबर उपन्यास। क्या है? बोलिए। रेखाचित्र क्या है? यानी 15 का बी इज राइट आंसर, ये होगा, है ना। नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में क्या बोला गया कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि? चलिए बोलिए, ये छोड़ना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर छोड़ना ना करना होगा, छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि? चलिए बोलिए, क्या क्या होगा? सबसे पहले क्या है? पुत्रों की मृत्यु के बाद बूढ़े भगत की सेवा में अपना वे बिताना चाहती थी। उसके बाद बी नंबर है आपका, क्या है? भगत के भोजन की चिंता करती थी, है ना। उसके बाद है आपके बीमार होने पर भगत की दुआ, दारू और सेवा करना चाहती थी। डी नंबर इन सब कर्म से। क्या होगा? ये सभी कर्म से, है ना, अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, ये सभी कर्म, यानी 17 का डी इज राइट आंसर। क्या होगा? डी इज राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? चलिए बोलिए, बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? चलिए बोलिए। रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, ऋतुराज, मनु भंडारी। चलिए बोलिए, इनका जो सही आंसर होगा बाल गोविंद भगत किसने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी, यानी ए नंबर इज राइट आंसर। क्या होगा? ए नंबर इज राइट आंसर, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन है? चलिए बोलिए। पतितों के देश में, गोदान, सी नंबर राग दरबारी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पतितों के देश में इज राइट आंसर। क्या होगा? पतितों के देश में, है ना। 19 का ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि बाल गोविंद भगत की साधना का चरम रूप कब देखा गया? चरम रूप। ये चरम नहीं है, चरम है। क्या है? चरम। चलिए लिख देते हैं हम लोग, चरम। चरम है ना। हम बाल गोविंद भगत की साधना का चरम रूप कब देखा गया? चलिए बोलिए। पहला है आपका, क्या है? जब उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई।
दूसरा है जब मठ में साधु संतों के बीच गायन करने लगे। सी नंबर जब उनके आंगन में संगीतकार गायन में साथ देने लगे। डी नंबर जब उनके गायन पर शाबाशी दी जाने लगे। चलिए बोलिए, लास्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है चलिए बोलिए। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, क्या होगा, जब उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई, यानी ए नंबर इज राइट आंसर। क्या होगा, जब उनके पुत्रों की मृत्यु होगी, ये राइट आंसर। यानी बाल गोविंद भगत की साधना का चरम रूप कब दिखा गया, जब उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई, है ना। यानी लास्ट प्रश्न है। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।